हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल्स कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं और क्यों बॉन्ड बनते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। अपन ने प्राइमरी बॉन्ड्स में चार तरीके के बॉन्ड्स पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इसमें हम सबसे पहले जो पहला प्राइमरी बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड, इसी को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी कि केमिकल्स क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, स्टेबिलिटी चाहते हैं। केमिकल्स क्या है? हम इंसान हैं, हम किससे बने? केमिकल्स से। जो हम चाहते हैं वही केमिकल्स चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, शादी हो जाए, हम लाइफ में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसी तरह हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? एटम्स क्या चाहते हैं अपने जीवन में? स्टेबिलिटी, स्थायित्व चाहते हैं ना, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए उनको क्या करना होगा? आउटर मोस्ट सेल में, बहत्तम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होंगे। एटम्स क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उस स्टेबिलिटी के लिए उनको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि कोई भी इससे यह पता चलता है कि कोई भी केमिकल, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है अपने में से, तो वो क्यों निकाल रहा है? ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने बच जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अपने अंदर ला रहा है, तो वो क्यों ला रहा है? ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कुल मिला के उनको आउटर मोस्ट सेल में क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद 8 बचे उनमें, चाहे दो निकालने के बाद बचे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, गेन करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में उनके 8 बचे। तो इनका इलेक्ट्रॉन लेना या देना इस बात पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल में उनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या नहीं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड क्या कहलाते हैं? आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की थ्रू बनते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? गेन करती है, और इससे बाद में अट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम। ये एक मेटल है। सबसे पहला स्टेप क्या है अपना? अपन ने ली मेटल। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये हटा दे, ये रिलीज कर दे, दान कर दे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने बचेंगे? 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसलिए ये क्या करता है सोडियम?
अपने बाह्यतम कोश में या आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये गैसियस आयन है, ये भी सोडियम का गैसियस आयन है, और ये क्या बन गया, केटायन। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। अब यहां पर एक टर्म आती है आयनाइजेशन एनर्जी। ये सोडियम का परमाणु या एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम इस एटम को देंगे ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, रिलीज कर दे, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड स्टेप हम देखते हैं, हमने नॉन मेटल का एक एग्जांपल लिया, क्लोरीन। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल पे 17 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 287। ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब दो चीजें हैं इसके पास, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन, 8, क्या हो जाएगा, स्टेबल। या फिर 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन और क्या करे, ये एक्सेप्ट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन अपने घर में और ले ले, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ जाएगा तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 8। अभी क्या था, 7। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, ग्रहण करा या फिर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, एनायन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एक्सेप्ट करा है, गैसियस एनायन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर क्या किया जा रहा था, एनर्जी दी जा रही थी, बाहर से एनर्जी दी जा रही थी, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, गेन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, ये एटम क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, क्या बन गया था यहां पर, फर्स्ट स्टेप में Na+ गैस, और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बन गया था, Cl- गैस। अब इन दोनों के गैसियस एटम, अब इन दोनों के ये अपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे क्या बनेगा, NaCl सॉलिड। क्या बन गया, ये साधारण नमक। जानते हैं आप लोग, जो नमक हम सब्जी में मिला के खाते हैं वो क्या होता है, NaCl, साधारण नमक। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, या सोडियम, या क्लोराइड, या क्लोराइड, या क्लोराइड, या क्लोराइड। तो एक सोडियम को जो है 6 इस तरीके, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में, सॉलिड कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट होता है, ये सब डिपेंड करता है पैकेजिंग पर, एफिशिएंसी पर, ये सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। NaCl जो है ये क्या बन चुका है, आयनिक कंपाउंड। क्या बन चुका है, आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड के बनने में भाई ये
पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन जब अट्रैक्ट करके पास में आए होंगे, फोर्स लगा के, अट्रैक्शन फोर्स के जरिए पास में आए होंगे, तो क्या हुआ होगा, एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी क्या हुई होगी, डेल्टा एच रिलीज हुई होगी। तो इस एनर्जी को क्या कहा जाता है, जो ये एनर्जी रिलीज हुई है उसे कहते हैं लेटिस एनर्जी, या हिंदी में कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी, नोट कर लीजिए। हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा था, सोडियम गैसियस आयन को हम एनर्जी देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और उससे क्या बनता है, सोडियम प्लस आयन, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये आप लिख लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous एटम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयन। आयनाइजेशन एनर्जी, या हिंदी में बोले आयनन ऊर्जा, तो वो ऊर्जा होती है जो कि एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सेकंड स्टेप हमने क्या देखा था, क्लोरीन था हमारे पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा था, एक्सेप्ट करा था। वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज करा था वो कौन एक्सेप्ट करता है, क्लोरीन। क्या बनाता है, Cl माइनस आयन, और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जिसे डेल्टा एच ई जी कहते हैं। डेल्टा एच ई जी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ रहे, ये क्या होती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जब गैसियस आयन या गैसियस एटम ने एक्सेप्ट करा, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट में जो एनर्जी निकली है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज at the time of electron gain by the isolated atom। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा स्टेप था कि सोडियम प्लस गैसियस आयन और क्लोराइड Cl माइनस गैसियस आयन अट्रैक्ट होते हैं। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं।
NaCl सॉलिड, जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जब ये सोडियम और क्लोराइड दोनों पास में आते हैं, जैसे जैसे पास आते जाते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और ये NaCl क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, सॉलिड कंपाउंड। इसके साथ ही इनके अट्रैक्शन की वजह से, पास आने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी। इसको डेल्टा H लेटिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा H लेटिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा H क्या है, डेल्टा H लेटिस एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which release at the time of formation of lattice, या आप बोलो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर यह देखने वाली चीज है कि यहां सोडियम को आयनाइजेशन एनर्जी यानी कुछ ऊर्जा हमने दी, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रिलीज कर दिया। तो यहां पर हमने एनर्जी दी है, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक। यहां पर सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे, क्लोराइड को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आउटर मोस्ट शेल में रख लिया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करने के बाद इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी। ये एनर्जी रिलीज हुई है, हमने एनर्जी दी नहीं है, इसने खुद ने अब रिलीज करी है, निकाली है ऊर्जा। तो ये क्या, कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। यहां पर हम तीसरा स्टेप देखें, सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में पास आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आए और बॉन्ड बन गया, NaCl आयनिक कंपाउंड बन गया और इसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज हुई। यहां पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है वहां पर कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जहां पर एनर्जी दी जाती है वहां पर प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है वहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जैसे कि यहां पर और यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं, हमने आयनिक कंपाउंड बना लिया NaCl। ऐसे काफी आयनिक कंपाउंड जो है नेचर में अवेलेबल है। आयनिक कंपाउंड किससे बने थे, हमने सबसे बेसिक बात सबसे शुरुआत में क्या करी थी, मेटल प्लस नॉन मेटल, ये दो चीजें हैं, इनसे क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो मेरी बात सुनिएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर आयनिक कैरेक्टर्स, किसके अंदर मोर आयनिक कैरेक्टर्स हैं, किसमें आयनिक कैरेक्टर्स या आयनिक लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। वो आपको ऑप्शन चारों देगा, चार ऑप्शन देगा और चारों में ही आयनिक कंपाउंड होंगे, चारों में ही क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। अब आप कैसे पता करें, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर आयनिक कैरेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर आयनिक कैरेक्टर्स। ऑप्शन लिखिए, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। तो चारों के चारों जो है आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक हैं, चारों में आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। अब कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा ज्यादा, वो क्या पूछ रहा है, विच हैज मोर आयनिक कैरेक्टर्स, किस में आयनिक लक्षण ज्यादा है। मतलब हम चारों आयनिक है, लेकिन इनमें से भी कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा आयनिक है, ये बताना है हमें। तो कैसे पता करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटल जो है और नॉन मेटल, इन दोनों से मिलकर बनते हैं। भाई ये लिथियम क्या है? मेटल। क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल। सोडियम क्या है? मेटल। क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल। पोटेशियम भी मेटल, क्लोराइड नॉन मेटल। इन दो चीजों से मिलकर बने हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इन दोनों की बात करते हैं। हम मेटल को मान लेते हैं मेल फीमेल जेंडर की बात कर रहा हूं। नॉन मेटल को हम मान लेते हैं फीमेल। अब देखिएगा, मेल और फीमेल इन दोनों के बीच बॉन्ड ज्यादा मजबूत कब होगा? जब मेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स, आदमी के लक्षण सबसे ज्यादा हो, और फीमेल के अंदर क्या हो? फीमेल कैरेक्टर्स या औरतों के लक्षण सबसे ज्यादा हो। तो जितने ज्यादा मेल कैरेक्टर्स और जितने ज्यादा फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल में फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए और मेल में मेल कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए। यानी मेटल में मेटल कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए, नॉन मेटल में नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए। तब जाके क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा और उतना ही अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब हम ग्रुप में देखते हैं अप टू डाउन जाने पर, जैसे हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, मेटेलिक कैरेक्टर्स या हम कहें मेल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और अगर हम फीमेल या नॉन मेटल की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर्स या नॉन मेटल कैरेक्टर्स या फीमेल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कम होते हैं। देखिए, मेल कैरेक्टर्स ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर मेल कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। यानी सीजियम जो है वो ज्यादा मेटेलिक है रुबिडियम से, रुबिडियम ज्यादा मेटेलिक है पोटेशियम से, पोटेशियम ज्यादा मेटेलिक है सोडियम से, सोडियम ज्यादा मेटेलिक है लिथियम से। तो सबसे अच्छा मेटल कौन सा है यहां? सीजियम। तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाने में भाग कौन लेगा? सीजियम। समझ रहे हैं? उसके बाद रुबिडियम। यहां पर देखते हैं, यहां पर सबसे अच्छी फीमेल कौन है या नॉन मेटल कौन है? नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ऊपर जाने पर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। तो सबसे अच्छी फीमेल कौन सी है? फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, तो यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होंगे? फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद आयोडीन में। यहां पर हम मेटेलिक कैरेक्टर्स देखें तो उसमें सबसे ज्यादा होंगे सीजियम में, उसके बाद रुबिडियम में, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और उसके बाद लिथियम में सबसे कम होंगे। समझ रहे हैं आप? अब मेरे को बताइए, सबसे अच्छी मेटल कौन? सीजियम। क्या यहां सीजियम दिख रही है? नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन है? रुबिडियम। रुबिडियम दिख रही है।
तो एक बात देखिएगा, कॉमन सेंस है, क्लोराइड 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 नॉन मेटल चारों में सेम है, डिफरेंस किसका है, मेटल का, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम। तो सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, रूबिडियम। तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगी, रूबिडियम। बस रूबिडियम क्लोराइड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which has less ionic character, which has less ionic characters। ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड NaF, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, यहां पर ले लीजिए AgCl, और यहां ले लीजिए आप लिथियम क्लोराइड। विच हैज लेस आयनिक कैरेक्टर्स। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, थोड़ा सोचिए, पानी पी लूं मैं तब तक। लगाएं दिमाग, लगाएं थोड़ा। देखिए यहां पर सोडियम जो है वो एस ब्लॉक की धातु है, मेटल है, मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक की धातु है। यहां एजी यानी सिल्वर, सिल्वर डी ब्लॉक की धातु है या मेटल है, ठीक है। यहां लिथियम भी क्या है, एस ब्लॉक की धातु। तो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डी ब्लॉक की मेटल्स लेस आयनिक एंड मोर कोवेलेंट यानी सहसंयोजी, कोवेलेंट कैरेक्टर्स शो करती हैं। क्या करती हैं, शो करती हैं। आज हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा साथ में बने रहिए ताकि क्वेश्चन समझने में और उनके आंसर कैसे हम फाइंड आउट करें ये समझने में हमें आसानी हो। एक टर्म पढ़ लेते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, हिंदी में इसको संयोजकता कहते हैं। हिंदी में इसको संयोजकता कहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग। देखिए केमिस्ट्री की कोई लैंग्वेज नहीं है, शायद आपको सही लगता हो नहीं लगता हो। मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं, मैं वो लैंग्वेज यूज करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। केमिस्ट्री की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। आपको पता, दो लवर्स जो होते हैं या दो प्रेमी जो होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड क्या कहा जाता है कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ लव, ये प्यार की भाषा है। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। समझिएगा बात को। इलेक्ट्रोवैलेंसी, संयोजकता,
क्या होती है भाई, ये एक एटम है, हमने मान लिया ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा और बना लिया ए प्लस, क्या बना लिया, ए प्लस। एक एटम है बी, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया, बी माइनस, बी एनायन, ठीक है। तो इस वाले स्टेप में क्या हुआ है, इस वाले स्टेप में हुआ है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, और इस वाले स्टेप में क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करें या रिलीज करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मान लीजिए ए ने आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होते और 2 प्लस बनाया होता, और बी ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए होते और बी माइनस 2 बनाया होता। तो यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज गेन एंड रिलीज बाय द एटम, यानी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, दान कर रहा है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसी का नंबर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो लिखिए इसके बारे में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज डोनेटेड एंड gained by the atom, ठीक है। अब अलग अलग ग्रुप की इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं हम। ग्रुप फर्स्ट में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, त्यागते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, 1। ग्रुप 2 की बात करते हैं हम। ग्रुप 2 में कौन आते हैं, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, 2। ग्रुप 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक की मेटल्स क्या करती हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स डिफरेंट या वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं। समझ रहे हैं आप, डिफरेंट वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं। जैसे एग्जांपल आयरन का ले लीजिए, आयरन FeCl2 भी बनाता है और FeCl3 भी बनाता है। यहां पर ये +2 में भी है और +3 में भी है। तो इनकी बात हम क्लास 12th में करेंगे पूरे डिटेल में, जब हम डी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रुप 12 तक तो ये डी ब्लॉक में आ गया। ग्रुप 13 की बात करें तो एल्यूमिनियम और गैलियम, जर्मेनियम, सॉरी, बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये सब क्या बनाते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, 3। ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कार्बन फैमिली है। ये कार्बन फैमिली इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करती है ना रिलीज करती है, ये क्या करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं बताते। ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 में आते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये सब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और चाहता क्या है, कोई भी एटम
8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है आउटर मोस्ट शेल में, तो 5 तो पहले से ही है, 3 बॉन्ड बना देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होगी। इसी तरह ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, तो ये सब क्या होते हैं, ये 16 ग्रुप के हैं, इनके 72 कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। इसी तरह ग्रुप 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजेंस, तो इनमें क्या होता है, इनके 72 कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चाहिए कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8। 7 तो पहले ही है, एक और बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, एक बार नोट डाउन करें आप, मिटा दूं, ठीक है। लेटिस एनर्जी पे जो है, एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी, ऑप्शन देखिए, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, ये ऑप्शन ये आपको दिया हुआ है, एरो ज्यादा इसकी तरफ है तो लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा बता रहा है इसमें ये। इसी तरह हम देखें, दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा है, लिथियम फ्लोराइड बराबर इक्वल टू सोडियम फ्लोराइड इक्वल टू पोटेशियम फ्लोराइड इक्वल टू रुबिडियम फ्लोराइड। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो नीट और जेईई में आ चुके हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिथियम फ्लोराइड is less than sodium fluoride is less than potassium fluoride is less than rubidium fluoride. Next, A and C both. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व करें इसे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, लेटिस एनर्जी क्या होती है, हमने देखा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड। जब सोडियम और क्लोराइड आयन, जब पॉजिटिव और एनायन पास आ रहे थे और सॉलिड आयनिक कंपाउंड NaCl नमक बनाया था, सॉल्ट बनाया था, तब एक एनर्जी निकली थी, उसको हम क्या कह रहे थे, लेटिस एनर्जी। इसकी डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। तो लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मतलब कौन सा कंपाउंड इनमें से जब बनेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी। देखिएगा, लेटिस एनर्जी जो है हम इसको बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, आप एनायंस की बात करते हैं। देखिए, ये स्मॉल एनायंस होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड वगैरह, ठीक है। और ये लार्ज एनायन होता है, जैसे कार्बाइड, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल एनायन, इन्हें हम कह रहे हैं गरीब। ये क्या है, गरीब लोग हैं। और ये क्या है, अमीर,
देख रहे हैं आप कितना खा पी के तंदुरुस्त हो रहे हैं, तो ये क्या है, अमीर। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अमीर और अमीर, अगर अमीर और अमीर साथ में रहेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। अमीर और अमीर साथ में रहेंगे तो उनका बॉन्ड क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा, अगर आपके मोहल्ले में कोई अमीर रहता तो वो अलग ही उसमें एटीट्यूड में रहता होगा, आपसे बनती नहीं होगी। लेकिन अगर दो गरीब परिवार हैं तो वो एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं और हेल्प करते हैं, जो भी परेशानी आती है एक साथ उसको फेस करते हैं। और अमीर जो है उनके बॉन्डिंग अमीर लोगों से ज्यादा होती है। तो अमीर और अमीर के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी, इसलिए उनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए उनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसी तरह मैं गरीब और गरीब की बात करूं, गरीब और गरीब लोगों की। भाई गरीब और गरीब, अभी हमने बताया कि एक गरीब फैमिली दूसरी गरीब फैमिली को सपोर्ट करती है, उनके सुख दुख में साथ देती है, उनके हर फैसले हर डिसीजन के साथ खड़ी रहती है और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ती है। गरीब उनमें इमोशंस ज्यादा होते हैं। गरीब फैमिली की क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। तो गरीब और गरीब के बीच का बॉन्ड भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो लेटीज एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। गरीब और गरीब को अलग करना मुश्किल है, अमीर और अमीर को अलग करना मुश्किल है। जबकि अगर हम इनके अपोजिट करते हैं, गरीब और एक अमीर, गरीब और अमीर, गरीब पहले ही बेचारा अपनी शराफत की वजह से अमीर से बात नहीं करता है, वो उसको लगता है कि हम इनके मुकाबले पे नहीं है, ये इनका लेवल ही अलग है। और अमीर अपनी ही क्या होता है, एटीट्यूड में अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसको गरीबों से उनकी फीलिंग से कोई परवाह नहीं होती है। तो गरीब और अमीर के बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, कमजोर। क्या होती है, कमजोर। तो इनको तोड़ना क्या है, गरीब और अमीर के रिश्ते को इनको अलग करना आसान है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, जब तोड़ना आसान होगा, इनको अलग करना आसान होगा, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, यहां पर हाई होगी। और गरीब और अमीर के बीच में क्या होगी, लो होगी। अब देखिए यहां पर एनायन कौन सा है, फ्लोराइड। सब में फ्लोराइड है, फ्लोराइड। और फ्लोराइड क्या है, अभी हमने देखा फ्लोराइड क्या है, गरीब आयन है। क्या है, गरीब एनायन है। क्या है ये, गरीब, ये गरीब एनायन है। तो इसकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी होगी, गरीब के साथ, गरीब पॉजिटिव आयन के साथ। ये गरीब एनायन है तो इसकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी होगी, गरीब पॉजिटिव आयन के साथ। तो ऐसा जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी है। लेटिस एनर्जी डेल्टा एच ज्यादा होगी। अब यहां पर फ्लोराइड फ्लोराइड सब सेम है, समझ रहे हैं आप। जो कॉमन चीज है वो क्या है, फ्लोराइड। अब हमें यहां पर देखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम के बारे में। इनमें सबसे अमीर कौन है, इनमें सबसे अमीर जो है वो रूबिडियम है। और सबसे गरीब कौन है, हमें तो गरीब और गरीब के बीच बॉन्डिंग देखनी है। भाई फ्लोराइड क्या है, गरीब। अगर वो अमीर होता तो अमीर अमीर के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं। फ्लोराइड क्या है, गरीब। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसा पॉजिटिव आयन, एनायन या केटायन हम ढूंढ रहे हैं जो क्या हो, गरीब। तो यहां पर लिथियम सबसे छोटा है और गरीब है, तो इसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सोडियम की होगी, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद रूबिडियम की। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। समझ में आया।
नोट डाउन करें। कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, समझने पड़ेंगे आपको। ठीक है।